हेलो गाइस, वेलकम टू डिसिप्लिन ट्रेडर। तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि स्टॉक मार्केट में प्राइस बार बार कुछ स्पेसिफिक लेवल से नीचे आकर ऊपर क्यों जाता है और ऊपर से नीचे क्यों गिरता है? क्वेश्चन ये है, क्या मार्केट को लॉजिक पता है, या कुछ ऐसा होता है कि मुंबई के जो ट्रेडर्स है वो चेन्नई या कोलकाता के ट्रेडर्स को बोलते हैं कि हाँ हाँ ये लेवल से आप पर प्राइस को नीचे गिराओ, और हम मुंबई के जो ट्रेडर्स है वो ये लेवल से प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। तो ऐसा तो कुछ होता ही नहीं रहेगा, ऑफ कोर्स, जोक्स अपार्ट। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? आज के वीडियो के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप कभी रटोगे नहीं, आप एक्चुअली समझोगे कि ये बनता कैसे, और मैं आपको एक सिंपल हाउस एग्जांपल से भी समझाऊंगा कि एक्चुअली में लॉजिक क्या है इसका। तो हेलो एवरीवन, अगर आप नए हो ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जो आपको जेन्युइनली समझना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इंटरनेट पे सब लोग या आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे रहेंगे जो आपको सिर्फ सपोर्ट का जो लाइन है, जो लेवल है, वो मार्क करना सिखाते, बट लॉजिक आपको बिल्कुल भी नहीं सिखाते। तो मैं आज आपको लॉजिक सिखाऊंगा कि एक्चुअली में होता क्या है, साइकोलॉजी क्या होती है मार्केट में। जो मार्केट में जो ट्रेडर्स है वो किस बेसिस पे जो प्राइस को सपोर्ट लेवल से ऊपर लेके जाते हैं और रेजिस्टेंस लेवल से नीचे लेके आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, प्राइस मूव कौन करता है? क्या इंडिकेटर्स प्राइस को मूव करते हैं? नहीं। क्या ट्रेंड लाइन प्राइस को मूव करता है? बिल्कुल भी नहीं। प्राइस सिर्फ एक रीज़न से मूव करता है, वो है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ये चीज़ आपको सिर्फ मार्केट में नहीं, जबकि जनरल इकोनॉमिक कंडीशन में भी आपको देखने मिलेगी। ठीक है, तो पहले बात करते हैं डिमांड और सप्लाई की। जब बायर्स ज़्यादा अग्रेसिव हो, यानी कि जब बायर्स ज़्यादा अग्रेसिव हो तो वो प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, और जब सेलर्स ज़्यादा एग्रेसिव हो तो वो प्राइस को नीचे लेके आते हैं। पूरा मार्केट का फाउंडेशन ही यही है। ठीक है, अब हम समझते हैं घर के एग्जांपल से। तो सबसे पहले आप एक एग्जांपल लेते हैं। समझो एक हाउस है, ठीक है, एक घर है, और घर के ओनर ने वो प्राइस रखा है उस घर का 50 लाख। उस घर की जो प्राइस है वो है ₹50 लाख। अब घर मालिक जो है वो घर को बेचना चाहता है, तो वो पहले बोलता है कि मैं तो इस घर को 50 लाख में ही बेचूंगा, उससे नीचे नहीं आऊँगा। तो बायर्स बोलते हैं अरे ये तो बहुत महंगा है, ये तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो फिर ओनर बोलता है अरे यार, लेकिन मुझे तो घर बेचना पड़ेगा। फिर ओनर बोलता है कि ठीक है चलो अभी प्राइस को थोड़ा रिड्यूस कर देते। फिर वो बोलता है कि चलो 49 में डन करते हैं, 49 लाख में। तो बायर्स बोलते हैं नहीं नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा है। फिर वो बोलता है चलो 48 में तो करते हैं। फिर वो बायर्स बोलते हैं ये भी बहुत ज़्यादा है। फिर एंड में आके जो ओनर है वो बोलते हैं कि चलो 45 में तो डन करते हैं, 45 लाख में। तो बायर्स बोलते हैं ठीक है चलो 45 लाख, ये बहुत ही सस्ती प्राइस लग रही है और हम इसे ख़रीद लेते हैं। अब सडनली होता क्या है कि जो बाकी एक ही तो बायर तो नहीं रहेगा, बहुत सारे बायर्स रहेंगे, वो इंटरेस्टेड रहेंगे इस घर में। तो जो बाकी के जो बायर थे, उनमें जो क्या हुआ कि उनको ये घर बहुत सस्ता लगने लगा, और ये जो घर जो 50 लाख का था, जो 45 लाख में जो अभी बिक रहा है, अब उसकी जो डिमांड है वो सडनली बढ़ गई, क्योंकि जो 50 लाख का घर है वो 45 लाख में मिल रहा है, और डिमांड ज़्यादा होने की वजह से हाउस जो है वो जल्दी सेल हो गया। अब मान लो कुछ महीने बाद हाउस दोबारा मार्केट में आता है, प्राइस फिर 45 लाख के आसपास आता है। जो बायर्स पहले मिस कर गए थे, यानी कि जो बायर्स जिन्होंने 49 लाख को ना कहा था, 48 लाख को ना कहा था, और जो जिन्होंने यहाँ पे भी मिस किया था 45 लाख को, उनको अगेन जो 50 लाख का जो घर है वो 45 लाख में दिख रहा है। तो जो पहले मिस कर गए थे वो भी एक्टिव हो जाएंगे, और वो भी फिर से इस घर को बाय करने आ जाएगी, और फिर जो डिमांड है वो वापस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये वाला जो लॉजिक है ये मार्केट में एज अ सपोर्ट काम करता है। ठीक है, ये जो लॉजिक मैंने आपको जितना भी समझाया है मार्केट में सपोर्ट की तरह काम करता है। अब अब जो है वो स्टोरी का दूसरा साइड भी है। अब मान लो
कि वही जो ओनर है जो 50 लाख में जो घर बेच रहा था, अब मार्केट में जो है रियल इस्टेट के भाव बहुत बढ़ गए, यानी कि रियल इस्टेट में बूम पीरियड चालू है और जितने भी रियल इस्टेट है वो बहुत महंगे में बिक रहे हैं। तो ओनर बोलता है ये जो 50 लाख का घर है मैं तो अभी सिर्फ 70 लाख में ही बेचूंगा, उसके नीचे बिल्कुल भी नहीं। तो बायर्स बोलते हैं ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, 50 लाख का घर आप 70 लाख में बेच रहे हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो डिमांड है जो पहले बहुत थी 45 लाख पे जो पहले घर बेचा था वो अब कम हो गई, जिसकी वजह से जो सेलर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और प्राइस नीचे गिरती है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट भी जो है वो मार्केट में यूज़ होता है स्टॉक मार्केट। और एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि रिसेंटली आपने देखा ही होगा जो रैम है, जो मोबाइल में जो रैम यूज़ होते हैं उनका जो प्राइस जो सप्लाई है वो बहुत गिर गया है, जिसकी वजह से उनका जो प्राइस है वो बढ़ गया है। यानी कि जो पहले जो मोबाइल 20,000 की स्पेसिफिकेशन के साथ आता था वही आज 30,000 25,000 में मिल रहा है, जिसकी वजह से अब हम हाउस और रैम को हटा के अगर स्टॉक्स के साथ कनेक्ट करें तो यहाँ पे जो शेयर बाय और सेल हो रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजी जो है वो सेम ही रहेगी। एक लेवल पे जो बायर्स है वो एक्टिव होते हैं और एक लेवल पे जो सेलर्स है वो एक्टिव हो जाते हैं। यानी कि ये जो है इसको हम सपोर्ट कहते हैं, जहाँ पे बायर्स है जो एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि उनको प्राइस सस्ती लग रही है, जिसकी वजह से सस्ती लगने की वजह से डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है और प्राइस ऊपर जाता है। और वहीं पे यहाँ पे जो है वो सेलर्स एक्टिव है, उनको यहाँ पे प्राइस जो है वो महंगी दिख रही है और वो महंगे से ऑफकोर्स अगर आपके पास घर है तो आप थोड़ी ना समझो आपके पास एक घर है, आप 1 करोड़ की जगह थोड़ी 70 लाख में बेचोगे, आप तो 1 ही करोड़ में बेचोगे ना। वही सेलर्स लव टू बाय एक्सपेंसिव एंड बायर्स लव टू बाय इन चीप। अब हम समझते हैं कि प्राइस बाउंस क्यों होती है, मतलब प्राइस जो रेजिस्टेंस से अगर नीचे आ रही है तो यहाँ से ही क्यों बाउंस होके ऊपर जाती है फिर से। ठीक है, तो उसके 3 रीज़न हो सकते हैं। पहला तो नंबर 1 है जो फ्रेश बायर है, जो फ्रेश बायर यानी यहाँ पे कुछ बायर रह गए जिनको यहाँ पे ये जो लेवल है सपोर्ट का उनको यहाँ पे प्राइस सस्ती लग रही है, तो फ्रेश बायर जो है वो यहाँ पे एंटर करते हैं और प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है। दूसरा रीज़न हो सकता है जिन्होंने यहाँ पे सेल किया है प्राइस नीचे आई, लेकिन जब वो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो सेलर्स तो बायर ही बन जाएंगे ना। सेलर को अगर अपना प्रॉफिट बुक करना है तो वो सेलर जो है वो बायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जाती है। ठीक है, दूसरा रीज़न ये है। और तीसरा रीज़न जो इम्पोर्टेंट है, मुझे तो बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, जो कि इंस्टीट्यूशंस एक बहुत ही बड़े प्लेयर्स होते हैं विथ 10,000 ऑफ करोड़, बहुत सारा पैसा होता है, लाइक लिटरली बहुत सारा, 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ इतना सारा पैसा लेके वो आते हैं मार्केट में। तो ये जो मैंने 3 रीज़न बताए, पहला जो फ्रेश बायर है वो एंटर करते हैं, दूसरा जो सेलर्स यहाँ पे थे उन्होंने सेल किया था बट प्राइस जैसे ही नीचे आई एक लेवल पे सपोर्ट पे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, सेलर्स जो है वो बायर्स में कन्वर्ट हो गए और यहाँ से प्राइस वापस ऊपर चलेगी। थर्ड, यहाँ से इंस्टीट्यूशन को लगा कि हाँ ये बहुत ही अच्छा लेवल है, यहाँ से बाय करना चाहिए, तो वो बहुत सारा पैसा लगा के लाइक 5,000 करोड़ 1,000 करोड़ लगा के प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, ये हो गए 3 रीज़न्स प्राइस ऊपर जाने के। ठीक है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट ट्रूथ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई मैजिक वॉल नहीं है। ज़रूरी नहीं कि प्राइस यहाँ से ही आके सपोर्ट ले या यहाँ से ही आके रेजिस्टेंस लेके नीचे आए। ठीक है, ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, इसलिए कोई भी अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दिखे उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। आपको लग रहा है कि हाँ सपोर्ट पे प्राइस आ गई, चलो मैं तो ब्लाइंडली बाय करूँगा, यहाँ से तो प्राइस ऊपर ही जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है मार्केट में। अगर मार्केट इतना ही ईजी होता तो बहुत सारे लोग पहले से ही मिलियनर हो जाते थे। ठीक है, इतनी बात हमेशा याद रखो, ये जितना भी मैं सिखा रहा हूँ सब प्रोबेबिलिटी है। मार्केट में कोई भी गारंटी वाला गेम नहीं है, सब प्रोबेबिलिटी गेम है। ठीक है, जितनी ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी उतने ज़्यादा सक्सेसफुल आप। अब हम सीखते और एक चीज़,
सपोज मैंने आपको बाउंस बैक कैसे होता है वो तो बता दिया है। अब सपोज प्राइस रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट। अब प्राइस यहाँ से जो बायर्स थे, यहाँ से बायर्स प्राइस को ऊपर लेके गए। अब बायर्स जो यहाँ पे थे उनको तो अपना पोजीशन एग्जिट करना पड़ेगा, तो जो बायर्स है वो सेलर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे ना। अगर मैंने ख़रीदा है तो मैं बेचूंगा भी, तो वो सेलर्स में कन्वर्ट होने की वजह से यहाँ से प्राइस नीचे गिरती। बट ऑब्वियसली यहाँ पे भी फ्रेश एक्टिव जो है वो सेलर्स बैठे रहेंगे पहले से कि हाँ मुझे तो ये लेवल से सेल करना है, तो ये दोनों एक साथ आते। लास्टली थर्ड इंस्टीट्यूशन भी अगर आ गया तो प्राइस यहाँ से बहुत ही जल्दी से फॉल होती है। समझे? 3 प्लेयर्स एंटर करते हैं, एक फ्रेश एक्टिव, जो फ्रेश एक्टिव सेलर्स है वो, दूसरा जो बायर्स थे वो उनका जो स्क्वायर ऑफ करने के बाद जो पोजीशन होता है वो बायर्स से सेलर्स हो जाते हैं, और तीसरा इंस्टीट्यूशन। ये 3 रीज़न है जिसकी वजह से प्राइस नीचे गिरती है। अब एक सिनारियो देखते हैं। अब मान लो रेजिस्टेंस है वो अगर यहाँ से ब्रेक हो गया तो क्या होता है। तो जो सेलर्स थे जिनको लगा था कि यहाँ से तो प्राइस नीचे आएगी, वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। अब जो बायर्स है वो ब्रेकआउट पे एंटर करते। जिन्होंने यहाँ पे बाय किया उनको ऑलरेडी यहाँ पे पोजीशन प्रॉफिट में दिख रही है। जो यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि यहाँ पे बायर्स भी रहेंगे, क्योंकि उनको लगा रहेगा कि हाँ या तो ब्रेकआउट हुआ है यहाँ से और मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो भी यहाँ पे एंटर करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर जाती है। और वो ये जो रेजिस्टेंस है, अब क्या होता है कि यहाँ पे जो सेलर जो ट्रैप हो गए, जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था, उनको क्या लगा कि यहाँ से प्राइस ऐसा नीचे आएगा, बट वो यहाँ पे ट्रैप हो गए ब्रेकआउट की वजह से। अभी उनको क्या चाहिए कि यहाँ से प्राइस भले ही मुझे प्रॉफिट ना मिले लेकिन एटलीस्ट मैं लॉस तो ना करूँ, तो वो वेट करते कि यहाँ से प्राइस ऐसा नीचे आ जाए, और वो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, ये जो लेवल है, ये जो मार्क किया है मैंने, वो नो प्रॉफिट नो लॉस जोन है। मतलब सेलर्स बोले भले ही मुझे प्रॉफिट ना मिले लेकिन मुझे लॉस भी नहीं करना है, तो वो जहाँ पे जो सेलर्स ट्रैप हुए थे वो यहाँ पे बायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यहाँ पे नए बायर्स आके वो भी एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। समझा? तो मतलब अभी ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन जाता है। समझे? ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन जाता है, और सामने ये प्राइस कहाँ तक जा सकती है। सामने कोई रेजिस्टेंस, प्रीवियस रेजिस्टेंस हो, यहाँ पे ऐसा कुछ प्रीवियस रेजिस्टेंस हो, उसी को प्राइस रिएक्ट करके वापस नीचे आ सकती है। ठीक है। दूसरा, और यहाँ पे रिएक्ट करके आएगी तो अगला सपोर्ट कौन सा लेगी? ये नहीं, ये वाला लेगी। ठीक है। तो मतलब ये हो गया आपका नया सपोर्ट, और ये हो गया आपका नया रेजिस्टेंस। अब एक बात आपके मन में क्वेश्चन रहेगा कि प्राइस यहाँ से ही क्यों जाएगी ऊपर, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है वो भी एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। लेकिन और एक सवाल रहेगा कि चलो ठीक है, ये रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट की तरह एक्ट कर, लेकिन यहाँ पे नीचे क्यों नहीं आ सकता? मतलब यहाँ से प्राइस यहाँ ये वाले सपोर्ट पे क्यों नहीं? क्योंकि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पावर लगती है। जो पैनिक लाने में जो पावर लगती है वो बहुत ही ज़्यादा लगती है, तो शायद वो सेलर्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेटर वही रहता है कि वो यहाँ से यहाँ तक ही प्रॉफिट लेके एग्जिट कर ले, और यहाँ से जो नए बायर्स है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ऑलरेडी बैठे रहते हैं, उनको ये दिख रहा है, एक साइकोलॉजिकल लेवल दिख रहा है कि हाँ यहाँ से मैं बाय कर सकता हूँ, तो यहाँ पे ऑलरेडी बैठे रहते हैं, तो सेलर्स रिस्क नहीं ले सकते, बट नहीं लेते वो इतना रिस्क, क्योंकि इतना नीचे लाने में बहुत ज़्यादा पावर लगती है। ठीक है। आई होप आपको ये लॉजिक समझाओ, और नए सपोर्ट एंड नए रेजिस्टेंस कैसे बनते वो भी आपको समझाओ। ठीक है। अब हम बात करते कि जनरली जो बिगनर्स है वो क्या मिस्टेक करते हैं। रियलिटी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होता है। दूसरी मिस्टेक, हर टच पर ट्रेड ले लेते हैं। मैंने जैसे बताया था आपको, ब्लाइंडली यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऐसा नीचे ही आएगा या यहाँ से ही सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, या तो ब्रेकआउट भी दे सकता है या तो ब्रेकडाउन भी दे सकता है। ठीक है। तो ब्लाइंडली बिल्कुल भी नहीं
कंफर्मेशन के लिए रुकना है कि कैंडल कौन सा बन रहा है। वहाँ पे हैमर, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया रहेगा कि वहाँ पे हैमर बन रहा है क्या, कि वहाँ पे बुलिश इंगल्फ बन रहा है क्या, ऐसा कुछ बन रहा है विथ इंक्रीज वॉल्यूम तो ही आपको ट्रेड लेना है, ठीक है, ब्लाइंडली नहीं लेना है। कंफर्मेशन का वेट करें। तीसरी मिस्टेक, हर चार्ट पर 20 लाइन ड्रॉ कर देते, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर चार्ट पे आपको ज़्यादा लाइंस ड्रॉ करके बिल्कुल भी नहीं बैठ जाना है। बस 2 लाइन इज़ इनफ फॉर अ सपोर्ट, 2 या 3 लाइन बस, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। 20-20 लाइन हर लेवल साइकोलॉजिकल लेवल नहीं होता है, ठीक है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। हर लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल बिल्कुल भी नहीं होता। तो 10-10, 20-20 लाइन मार्क करके मत बैठो, ठीक है। चार्ट को जितना सिंपल रखोगे उतना आपके लिए अच्छा। जितना चार्ट खाली खाली रहेगा, 10 इंडिकेटर मत लगाओ, सिर्फ वॉल्यूम, मूविंग एवरेजेस एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इतना लगा लिया, आप एक बहुत ही अच्छे ट्रेडर बन सकोगे। आपने जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स को देखा रहेगा, वो लोग इंडिकेटर्स तो यूज़ ही नहीं करते, चार्ट बहुत ही सिंपल रखते प्रोफेशनल ट्रेडर। जितना सिंपल उतना आपको दिखने में इजी होगा, जितना आपको कैंडल्स इजीली दिखाई देगी उतना आप ज़्यादा बेटर ट्रेडर बन सकोगे। तो आज हमने क्या सीखा, पहला तो प्राइस इंडिकेटर की वजह से मूव नहीं करता, दूसरा प्राइस डिमांड और सप्लाई की वजह से मूव करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखना। थर्ड, जहाँ बायर्स एक्टिव होते हैं वही सपोर्ट बनता है, और जहाँ सेलर्स एक्टिव होते हैं वहीं पे रेजिस्टेंस बनता है, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई गारंटी नहीं है, ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। मार्केट में गारंटी कुछ भी नहीं है, कभी भी मार्केट में कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी अगर आपकी बेटर हो, यानी कि जैसे मैंने बताया, ब्लाइंडली ट्रेड मत लो, पूरी कंफर्मेशन का वेट करो, सेटअप को अच्छे से एनालाइज करो, फिर ट्रेड लो। जितनी ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी, जितना ज़्यादा आपका एनालिसिस, उतनी ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी, जितनी ज़्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ याद रखो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आप अगर बिगनर हो तो प्राइस एक्शन स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरी तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा चार्ट्स पे, मेरे खुद के लैपटॉप पे, कि एक्चुअली में ड्रॉ कैसे किया जाता है, क्या देखना रहता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय एंड